कक्षा 9 गद्य खंड का जो दूसरा पाठ हमारा है मंत्र, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो कहा जाता है वो शुक्ल युग के श्रेष्ठ कहानीकार और उपन्यासकार थे। और मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं उन्हीं के कारण उनकी पहचान है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में मुंशी प्रेमचंद जी से ज़्यादा किसी ने कहानियाँ नहीं लिखी। लगभग 300 से अधिक कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, जो इनके कहानी खंड मानसरोवर में संग्रहित हैं। और आइए थोड़ा सा जीवन परिचय प्रकाश डालेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी के लमही ग्राम में 1880 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। पिता अजायब राय थे, माता आनंदी देवी थी। और थोड़ा सा जो इनका पारिवारिक जीवन था वो अभाव भरा था, कठिनाइयों भरा था। और किसी तरीके से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ट्यूशन के माध्यम से पूर्ण की और फिर ये स्कूल में मास्टर बन गए और बाद में ये डिप्टी इंस्पेक्टर भी बने शिक्षा विभाग में। और स्वतंत्रता जो आंदोलन है गांधी जी द्वारा चलाया गया, प्रेमचंद जी उससे भी प्रभावित थे और इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से भी इसी कारण से त्यागपत्र दे दिया था। कहते हैं कि इन्होंने मुंबई की यात्रा भी की और 1-2 फिल्मों के लिए इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, किंतु अस्वस्थता के कारण इनकी मृत्यु हो गई 8 अक्टूबर 1936 को। अब साहित्यिक योगदान के विषय में अगर देखें, साहित्यिक परिचय के विषय में देखें तो इन्होंने पहले उर्दू में अपनी कहानियाँ और उपन्यास लिखने का क्रम जारी रखा था और एक नए नाम नवाब राय के नाम से ये लिखते थे। और बाद में प्रेमचंद के नाम से ये लिखने लगे। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण नामक पत्रों का प्रकाशन भी किया। और इन समाचार पत्रों में जनता की आवाज़ को, जो तत्कालीन अंग्रेजी शासन था, व्यवस्था थी, जो तमाम भारतीय समाज की दुर्दशा थी, उसका चित्रण करते थे ये। और इस प्रकार से इनकी जो कहानियाँ और इनके जो उपन्यास और इनके जो लेख थे लोगों को अपने बीच के लगते थे। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो उस समय मुंशी प्रेमचंद जी के इन कहानियों, उपन्यासों और लेखों के द्वारा समाज में व्यापक परिवर्तन हुआ। और इनको जनता द्वारा कई प्रकार की उपाधियाँ दी गई, कलम के सिपाही, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट की उपाधियाँ दी गई। इनकी जो रचनाएं हैं, जो उपन्यास हैं, उसमें कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गमन, गोदान, मंगलसूत्र, ये सब प्रमुख उपन्यास हैं। नाटक भी इन्होंने 1, 2, 3 लिखे हैं, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। चूँकि नाटक इन्होंने कम लिखा है इसलिए नाटक थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। कभी कभी आ जाता है कि चूँकि प्रेमचंद जी उपन्यास और कहानी के लिए अधिक मशहूर हैं, तो कभी कभी इनसे संबंधित हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रश्न आ जाता है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए, या ये नाटक दिए गए हैं, इनका नाम लिखा है और पूछ ले कि इसके लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी नाटक के जो नाटककार हैं वो प्रेमचंद जी हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ जीवनियाँ भी लिखी हैं, कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा, शेख सादी और रामचर्चा। निबंध संग्रह भी इनका एक है, कुछ विचार। और कुछ रचनाएं इन्होंने संपादित की हैं, उनका संग्रह है गल्प रत्न और
गल्प समुच्चय। इसके अलावा अनुदित रचनाएं अहंकार, सदा सुख, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ और सृष्टि का आरंभ। अनुदित रचनाएं उनको कहते हैं कि किसी अन्य भाषा में वो लिखी गई है और उसको आप हिंदी में अपने शब्दों में बिना मूल भावना को खोए हुए उसका आप अनुवाद करें अपनी भाषा में। तो ऐसी रचनाएं इन्होंने लिखी है, वही अनुदित रचनाओं के क्रम में है। और कहानी संग्रह जो इनका है वो जैसे मैंने आपको बताया कि मानसरोवर के 8 खंडों में, हिंदी साहित्य की किताबों में ऐसा वर्णन आता है, मानसरोवर के 8 खंडों में इनकी 300 से अधिक कहानियाँ संग्रहित हैं। अब यहाँ पर कुछ अन्य खंड बना करके, जैसे कहानियों का एक प्रकार की जो कहानियाँ हैं ग्रामीण परिवेश के लेकर के, या किसी किसान वर्ग को लेकर के, या फिर इसी तरीके से कुछ कहानियों के जो संग्रह हैं, उन संग्रहों को संग्रहित करके उसका भी एक नाम देते हुए कई प्रकार के संग्रह प्रकाशित हैं। यहाँ पे देखिए उनका नाम दिया हुआ है सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर और कफन। इस प्रकार से ये इनके कहानी संग्रह हैं। भाषा शैली अगर हम बात करें तो जो प्रेमचंद जी की भाषा है वो तत्सम युक्त भी है, किंतु उसमें उर्दू और हिंदी के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। सबसे बड़ी जो विशेषता है इनकी भाषा की वो है व्यावहारिक और प्रवाहमयी, जो कि सहज है, सरल है, प्रवाहपूर्ण है, मुहावरेदार है और प्रभावशाली है। और इन्होंने कहानी के विषयों और भावों के अनुरूप ही अपनी जो भाषा शैली है उसको सुगठित करने का प्रयास किया है। फिर भी इनकी जो रचनाएं हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार की शैलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। वो है वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान शैली तथा भावात्मक शैली। ये जो हमारी कहानी है पाठ्यक्रम में मंत्र प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। हालांकि इसके पूर्व भी आपने प्रेमचंद जी की कुछ कहानियाँ पढ़ी होंगी, चाहे वो ईदगाह हो जिसमें हामिद की कहानी थी, चिमटा खरीदने वो किस प्रकार से मेले के लिए जो उसकी दादी ने पैसे दिए थे खाने के लिए और कुछ मनोरंजन करने के लिए, तो उसने दादी के लिए चिमटा खरीदा। तो उस कहानी को आपने अगर पढ़ा है तो आप जानते हैं, ईदगाह उसका नाम था। इसके अलावा पंच परमेश्वर कहानी है जिसमें 2 मित्रों की कहानी थी, जुम्मन शेख और अलगू की, कि किस प्रकार से किसी बात को लेकर के उनमें थोड़ा सा मनमुटाव होता है, मगर एक समय जो अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला सुनाया था, जुम्मन शेख स्वयं जब ऐसी परिस्थिति में न्याय की कुर्सी में बैठते हैं तो उनको भी न्याय का साथ देते हुए बहुत सटीक निर्णय लेना पड़ता है। और इसी भावना से दोनों मित्र जहाँ बीच में शत्रुता का व्यवहार एक दूसरे से करने लगे थे, पुनः मित्र बन जाते हैं। तो ये हृदय परिवर्तन की कहानी परिस्थितियों बस जो व्यक्ति के अंतर्मन में द्वंद्व चलता रहता है उससे पार पाने की जो कहानी है। तो ऐसी श्रेष्ठ कहानियाँ ढेर सारी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। तो मंत्र भी इनकी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। और इसमें लेखक ने बताया है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत विरोधी घटनाएं, परिस्थितियां, भावनाएं ऐसी आती जाती रहती हैं, परंतु जो कर्तव्य बोध है, जिम्मेदारी है, वो सबसे बड़ी होती है। और इस कहानी में भगत के माध्यम से लेखक ने, प्रेमचंद जी ने यही दर्शाने और बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम थोड़ी सी मंत्र कहानी की चर्चा कर लेंगे। इसमें एक गरीब भगत जो वृद्धा अवस्था को प्राप्त है,
उसका लड़का बीमार जब पड़ता है तो वह डॉक्टर चड्ढा, जो जाने माने डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास वो भगत लेके आता है। और डॉक्टर चड्ढा खेलने घूमने के शौकीन हैं और वो गोल्फ खेलने, एक गोल्फ खेल होता है जो एक बड़े से मैदान में खेला जाता है और बड़े लोगों का ये खेल है, महंगा खेल है। तो उसके तैयारी के लिए वो निकलने वाले रहते हैं और उसी समय भगत आकर के डॉक्टर चड्ढा से निवेदन करता है कि वो बच्चे को देख लें। बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी डॉक्टर चड्ढा भगत के बच्चे को नहीं देखते। निराश होकर भगत अपने बच्चे को लेकर के वापस चला जाता है और इस क्रम में उसे ये पहली बार एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी निष्ठुर है, कितनी स्वार्थी है, कितनी मतलबी है। लोग अपने सुख के लिए दूसरों की तकलीफ़ों का भी ध्यान नहीं रखते। अरे गांव देहात में तो एक दूसरे के परेशानी में लोग खड़े हो जाते हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपना नुकसान करके भी उसका काम बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु डॉक्टर चड्ढा जैसे लोग भी हैं। इस बात का उसे एहसास हुआ कि कोई मर जाए इनकी बला से, किंतु वो अपने मनोरंजन में, अपने सुख में किसी प्रकार से कमी नहीं देखना चाहते। फिर उसी रात भगत का इकलौता लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये घटना आई गई हो गई। डॉक्टर चड्ढा का एक बच्चा कैलाश, जो पढ़ने बाहर गया था और पढ़ने के क्रम में ही उसे सर्पों को पालने का शौक़ हुआ और आज वही अपने घर आया है और उसके आने की खुशी में डॉक्टर चड्ढा ने एक पार्टी का आयोजन किया है। उसमें खूब भीड़ भाड़ है, शाम का समय है, एक से एक लोग आए हुए हैं, भोजन की व्यवस्था हो रही है, सारा मैदान घर द्वार प्रकाश से जगमगा रहा है, चारों ओर हंसी ठट्ठे चल रहे हैं। और इसी प्रकार कैलाश भी अपने मित्रों के साथ है, उसकी प्रेमिका मृणालिनी भी उसके साथ है। इसी क्रम में वह सांपों के बारे में अपने मित्रों को बता रहा है और उसी क्रम में उसका एक मित्र इस बात के लिए उससे कहता है, वो आग्रह करता है कि वो सर्पों के विषैले दांत को भी दिखाए। तो वह एक एक सांपों की गर्दन पकड़ करके दिखाने का प्रयास करता है और उस जतन में एक सांप की गर्दन वह इतनी जम के दबाता है कि जैसे ही वो छोड़ता है, सांप क्रोध में आकर कैलाश को डस लेता है, यानी काट लेता है। काटते ही चारों ओर हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है। जहाँ खुशियाँ थी वहीं शोक में लोग डूब जाते हैं। अब सब परेशान है, डॉक्टर चड्ढा भी परेशान है। एक से एक लोगों को बुलाया जाता है, किंतु उस विषैले सांप के जहर का कोई भी तोड़ किसी के पास नहीं। और कुछ ही देर में कैलाश मूर्छित हो जाता है। अब धीरे धीरे जो खुशियाँ थीं, जो आनंद का वातावरण था, वह दुख में डूब गया। इसके पश्चात किसी ने इस बात को जाकर के भगत को बताया कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सर्प ने डस लिया है। भगत, अगर तुम जाकर के उसे बचा लोगे तो तुम्हें बहुत अधिक धन और पुरस्कार मिलेगा। भगत जब ये खबर सुना तो कहीं न कहीं उसके मन में इस बात की खुशी हुई कि एक समय मेरे बच्चे का भी इलाज डॉक्टर चड्ढा ने नहीं किया था, अब उसे पता चलेगा कि पुत्र वियोग क्या होता है। रात का समय है, वह अपनी पत्नी से ऐसी ही चर्चा करके सोने का बार बार जतन करता है, किंतु कर्तव्य उसे सोने नहीं देता। और एक बार वह बड़े ही सावधानी से
कमरे की दरवाजे की कुंडी को खोलकर बाहर निकलकर वह इतनी तीव्रता से डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर दौड़ता है कि जैसे बहुत देर न हो जाए। और जैसे ही वो डॉक्टर चड्ढा के घर के समीप पहुंचता है, तुरंत ही वह लोगों से पानी भर के कैलाश के ऊपर डालने के लिए कहता है और मंत्र उच्चारण करने लगता है। धीरे धीरे उसके घंटे 2 घंटे के प्रयास से कैलाश को होश आ जाता है। सारे लोग उसका कुशल चैन पूछने लगते हैं। इस बीच भगत कब अपने घर की ओर चल देता है कोई देख ही नहीं पाता। इस क्रम को डॉक्टर चड्ढा समझ जाते हैं और उन्हें इस बात का स्मरण हो आता है कि जिस व्यक्ति के इकलौते लड़के का मैंने इलाज नहीं किया और संभवतः वो गुजर गया, आज उसी बूढ़े व्यक्ति ने मेरे इकलौते लड़के की जान बचाकर मुझे इस बात का एहसास कराया है कि आदमी का कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। अगर मुझे अवसर मिला तो मैं इसके लिए उससे क्षमा मांगूंगा, अपना सर उसके कदमों पर रख दूंगा। और इस तरह साधारण से गरीब भगत ने अपने आचरण द्वारा, अपने कर्तव्य द्वारा अमीर डॉक्टर चड्ढा के हृदय को परिवर्तित कर दिए और कहीं न कहीं उनके अंदर भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। तो इस प्रकार ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की मंत्र कर्तव्य बोध से प्रेरित कहानी है कि जहाँ व्यक्ति बदले की भावना में आकर के अपने जैसा ही दूसरे को भी देखना चाहता है, उसका भी नुकसान करना चाहता है। हमें भगत जैसा आचरण करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य कहीं न कहीं हमारे उस अंतर्मन की आवाज़ होती है, पहचान होती है, जिसके लिए मनुष्य जाना जाता है। और यदि हम अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाते हैं तो उसका व्यापक प्रभाव और असर भी देखने को मिलता है, और वो असर डॉक्टर चड्ढा के हृदय परिवर्तन के रूप में हमें कहीं न कहीं दिखाई देता है। तो बड़ी ही रोचक कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। अब इसके अभ्यास प्रश्न को यदि आप देखें तो इसमें से गद्यांश दिए गए हैं, और उन गद्यांशों में आप देखेंगे पहले पाठ की तरह ही कुछ अंशों में काली रेखा खींची गई है, शेष उसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों को उसी गद्यांश में हमको ढूंढ करके उत्तर लिखना है। जैसे पहला गद्यांश अगर मैं लूँ तो इसमें जो दिया गया है उसमें देखिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप जानते हैं प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम मंत्र है एवं लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी जिसके नीचे काली रेखा खिंची हुई है उसको आप अपने शब्दों में बनाने का और अपने शब्दों में अर्थ लिखने का प्रयास करेंगे। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास न था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। इसको हम कैसे करेंगे? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि भगत जब डॉक्टर चड्ढा के घर अपने बेटे के इलाज करने के लिए आग्रह किया तो डॉक्टर चड्ढा उस समय खेलने जा रहे थे और इस प्रकार इलाज करने से इनकार कर दिया। तो भगत के लिए एक बहुत ही विचित्र दशा थी और उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि इस संसार में ऐसे भी कठोर हृदय लोग हैं। ऐसा अनुभव उसे जीवन में पहली बार हुआ था। तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास जो रेखांकित अंश है इसका आप अर्थ लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखना। तीसरा प्रश्न देखिए, पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार कैसा था? तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें देखिए बिल्कुल साफ साफ उत्तर लिखा है। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस तरीके से उत्तर बन जाएगा। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? तो इसका भी उत्तर आप इसी में देखेंगे तो आप मिल जाएगा कि भगत को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। फिर भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? तो इसमें देखिए उत्तर बिल्कुल सटीक है। भगत के अनुसार सभ्य संसार निर्मम और कठोर है। तो ये पहले गद्यांश का आप देखेंगे पूरा बन जा रहा है हर प्रश्न का उत्तर।
तो पहले प्रश्न का तो सम्य कामन है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या ये आप अपने शब्दों में करेंगे, और 3 प्रश्न या 2 प्रश्न जैसे भी गद्यांश है उसके नीचे जो दिए गए हैं आप देखेंगे तो अक्षर से उत्तर मिल जाएगा। और यदि आप प्रयास करेंगे तो किसी भी प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं होगा कि आप न लिख पाएँ। फिर जीवन परिचय दिया ही गया है, और ये जो व्याकरण बोध के हैं तो ये संभव अगर होगा तो मैं इसका PDF फाइल उपलब्ध करा दूंगा, मगर समझाने के बाद कि मुहावरे होते क्या हैं, संधि विच्छेद क्या है, ताकि आप इसको भी कर लें और इसके अलावा भी यदि कभी कोई आए तो आप उसको कर लें। उपसर्ग क्या है इसके विषय में भी आपको बता दूंगा, समास क्या है इसके विषय में भी। तो जितना आपको बताया गया आज उसके आधार पर आप इसका अभ्यास, ये रेखांकित अंश वाला व्याख्या का अंश जो गद्यांश दिए गए हैं इसको आप कर लीजिएगा। शेष फिर अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम देखेंगे।